मुझे कोई गिफ्ट नहीं मिला भाई। अनीशा, रोहित, चंद्रा, सुशील, मनीषा, दीपक, अंगद, भाई जितने भी लोग यहाँ पर मुझे विश कर रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं मैं आप सभी लोगों का, इतना प्यार बरसाने के लिए, इतनी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, चलिए मुद्दे पर आते हैं और जल्दी से मुझे बता दीजिए लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, उसमें हम कहाँ तक पहुंचे थे, उसी के आगे से हम कंटिन्यू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। चलिए, आप जानते हैं कि हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था पढ़ना मुगल डायनेस्टी या मुगल वंश के बारे में। और मुगल वंश में सबसे पहले मुगल एम्परर, सबसे पहले मुगल बादशाह के बारे में हम बात कर चुके थे, जो था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। चलिए कंटिन्यू करते हैं। आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे मेडिवल इंडिया या मध्यकालीन भारत। और जिसमें हम पढ़ रहे थे मुगल डायनेस्टी या मुगल वंश। मेडिवल इंडिया में 1526 ईस्वी से लेके 1707 ईस्वी तक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और आप जानते हैं कि बाबर के बाद भारत का अगला मुगल बादशाह बना, हेडिंग डाल लीजिए, हुमायूं। पहले 1530 से लेके 1540 ईस्वी तक इसने शासन किया और फिर 1555 से लेके 1556 तक। कहने का मतलब, इसका शासनकाल देखकर ही हमें पता चलता है कि इसके शासनकाल में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। पहले इसने 10 साल तक शासन किया, 1530 से लेके 1540 ईस्वी तक, और फिर 15 साल तक का निर्वास काल, और फिर 15 साल के बाद इसने दोबारा से मुगल साम्राज्य की स्थापना की। और फिर कुछ ही महीनों के बाद इसकी डेथ हो गई, इसकी मृत्यु हो गई। और ये जो 15 साल का गैप है, आप जानते हैं इसी में आती है सूरी डायनेस्टी, जिसमें हम शेरशाह सूरी और उसके उत्तराधिकारियों के बारे में पढ़ते हैं।
सर आपने बताया है सती प्रथा पर रोक लगाने वाला पहला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, क्या मैंने ऐसे बताया है भाई? और फिरोज तुगलक दोनों को बताया है, अच्छा जी। तो एक बारी आपको वो क्लास फिर से अटेंड करने की जरूरत है। आप एक बार फिर से देखिएगा तो आपको पता चलेगा, है ना, कि ये बताया गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा को प्रतिबंधित करने का सबसे पहले प्रयास किया था, सबसे पहली कोशिश की थी। लेकिन सती प्रथा पर प्रतिबंध सबसे पहले लगाया फिरोज तुगलक ने था, ये पढ़ाया है मैंने। अच्छे से क्लास कीजिए अटेंड, ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगी बात। एक बार दोबारा से देखिएगा प्लीज। हुमायूं के बारे में यदि हम बात करें तो इतिहासकारों ने कहा था, या इतिहासकारों ने कहा है, ही वॉज एन अनलकी मुगल एम्परर, ये एक अभागा मुगल बादशाह था। इसकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब थी, ऐसा इतिहासकारों का कहना है। ये बाबर के चार पुत्रों में सबसे ज्यादा बड़ा था, और इसकी किस्मत ने इसका कभी भी साथ नहीं दिया था। और ध्यान रखेंगे, ये ज्योतिष में बहुत ज्यादा विश्वास करता था, एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा बिलीव करता था, इतना ज्यादा कि ज्योतिष के हिसाब से ही अलग अलग दिन अलग अलग रंग की पोशाकें पहना करता था हुमायूं। लेकिन फिर भी किस्मत कभी भी साथ नहीं देती थी। इतिहासकार कहते हैं कि इतिहासकार कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा नेक दिल होना या काइंड हार्टेड होना भी इसकी परेशानी का सबब बना, इसकी परेशानी की वजह बनी। और यही कारण है कि 1530 से 1540 तक किसी तरीके से इसने शासन किया, लेकिन 1540 में यह हारा शेर शाह सूरी से। चलिए जी, पढ़ना शुरू करते हैं हुमायूं के बारे में। एक तो यार आज लगातार ना कॉल पे कॉल आई जा रही है, परेशान हो गया मैं जी। हुमायूं वॉज born in 1508 इन काबुल। हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ। हुमायूं वॉज born in 1508 इन काबुल। हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ। ध्यान रखेंगे, बाबर के चार बेटे थे। बाबर हैड फोर सन्स, जिसमें सबसे बड़ा बेटा था हुमायूं। दूसरा बेटा था कामरान। तीसरा बेटा था अस्करी। और चौथा बेटा था हिंदाल।
बाबर का सबसे बड़ा बेटा हुआ करता था हुमायूं और सबसे आज्ञाकारी भी था। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखेंगे, बाबर ने मरने से पहले अपने बड़े बेटे हुमायूं को अपने पास बुलाया और हुमायूं को आदेश दिया कि मेरे मरने के बाद आप चारों भाई सिंहासन के लिए आपस में ना लड़ें। और बाबर ने हुमायूं को ही भारत का अगला मुगल बादशाह घोषित किया और यह आदेश दिया कि जितनी भी टेरिटरी हमारी है, जितना भी साम्राज्य हमारा विस्तृत है, उसे आप चारों भाई आपस में बराबर बराबर बांट लेना। बाबर ने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और अपने साम्राज्य का विभाजन करने के लिए कहा। क्योंकि हुमायूं नेक दिल था, काइंड हार्टेड था और अपने पिता का आज्ञाकारी भी था, इसीलिए इसने अपने पिता बाबर की बात मानकर एक नया साम्राज्य, जिसे स्थापित हुए अभी केवल 4 साल हुए थे, उसका विभाजन कर दिया, उसका डिवीजन कर दिया। और आप कह सकते हैं कि विरासत में एक कमजोर साम्राज्य ही मिला। किसको? हुमायूं को। हुमायूं ने अपने पास रखा दिल्ली और आगरा। कामरान को दे दिया गया अफगानिस्तान का काबुल और कंधार। अस्करी को दिया गया संभल और अलवर का क्षेत्र, राजस्थान के अलवर का क्षेत्र दे दिया गया हिंदाल को। कहने का मतलब, वो मुगल साम्राज्य जिसे इतनी मशक्कतों के बाद बाबर ने स्थापित किया था, उसका विभाजन कर दिया हुमायूं ने। इतिहासकार कहते हैं ये हुमायूं की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि यदि हुमायूं इस साम्राज्य का विभाजन न करता, अपने भाइयों की हत्या करवा देता, तो शायद ये इतिहास में ज्यादा महान मुगल बादशाहों के नाम से शुमार होता। लेकिन हुमायूं नेक दिल था, इसने ऐसा नहीं किया। और ध्यान रखेंगे, इसने एक नए साम्राज्य को अपने भाइयों में विभाजित कर दिया और इसका नतीजा ये हुआ कि इसके भाई ही इसके खिलाफ हो गए और बार बार इसके खिलाफ विद्रोह करने लगे। लेकिन बार बार विद्रोहों को नियंत्रित करता और बड़ा भाई होने के नाते, काइंड हार्टेड होने के नाते, बार बार अपने भाइयों को माफ कर दिया करता था। जहां एक तरफ हुमायूं के भाई इसके खिलाफ हो गए, इसके खिलाफ बार बार विद्रोह करने लगे, तो वहीं दूसरी तरफ इसके दो दुश्मन और थे। एक बंगाल में शासन कर रहा था, जो कौन था? महमूद लोदी। वही महमूद लोदी जो इब्राहिम लोदी का भाई था, ये इस समय बंगाल में शासन कर रहा था। और ध्यान रखेंगे, बिहार में शासन कर रहा था इस टाइम शेर खान। भाई शेर शाह सूरी ही तो क्या था? शेर खान, जिसका वास्तविक नाम था फरीद। और इन दोनों के अलावा एक शासक गुजरात का, जिसका नाम था बहादुर शाह।
फाइनली बाबर के मरने के बाद 1530 ईस्वी में भारत का अगला मुगल बादशाह बना हुमायूं। लेकिन हुमायूं अच्छी तरीके से जानता था कि यदि खुद चैन से शासन करना है तो अपने प्रतिद्वंदियों को और अपने दुश्मनों को क्या करना होगा, पराजित करना होगा। हुमायूं का प्रथम आक्रमण 1531 ईस्वी में कालिंजर के किले पर हुआ। हुमायूं डिड हिज फर्स्ट अटैक इन 1531 और कालिंजर फोर्ट। और ध्यान रखेंगे दैट टाइम द रूलर ऑफ कालिंजर वॉज प्रताप रुद्रदेव। उस समय कालिंजर का शासक प्रताप रुद्रदेव हुआ करता था। लेकिन जब हुमायूं ने अपना पहला आक्रमण कालिंजर के किले पर किया या कालिंजर फोर्ट पर किया तो इसमें वो विफल हुआ, इसमें वो सफल नहीं हो पाया। और जब वो सफल नहीं हो पाया तो आप जानते हैं कि अचानक से ध्यान आकर्षित हुआ किसका, महमूद लोदी का, जो कि शासन कर रहा था बंगाल में। इसीलिए महमूद लोदी ने अपनी सेना को हुमायूं की तरफ बढ़ाना शुरू किया। और ध्यान रखेंगे जैसे ही महमूद लोदी अपनी सेना लेकर बढ़ा हुमायूं की तरफ तो आप जानते हैं कि 1531-32 ईस्वी में दोनों के बीच एक युद्ध लड़ा गया जो कहलाता है बैटल ऑफ दोहरिया। बैटल ऑफ दोहरिया या दोहरिया का युद्ध जो लड़ा गया हुमायूं और महमूद लोदी के बीच। और ध्यान रखेंगे इसी युद्ध में हुमायूं डिफीटेड महमूद लोदी। इसमें हुमायूं ने महमूद लोदी को पराजित किया और बाद में उसकी हत्या करवा दी गई। लेकिन ध्यान रखेंगे महमूद लोदी के मारे जाने से सबसे ज्यादा फायदा हुआ शेर खान को या फरीद को। अभी तक ये केवल और केवल बिहार पर इसका अधिकार था, लेकिन इसने बिहार और बंगाल इसके बाद दोनों पर अधिकार कर लिया। और उधर हुमायूं की टेंशन बढ़ने लगी क्योंकि ये जो महमूद लोदी था इसके मरने के बाद शेर खान हमेशा स्ट्रेटेजी बनाया करता था और इसने कसम खा रखी थी कि ये हिंदुस्तान से मुगलों को बाहर निकालेगा और मुगलों को पराजित करेगा। इसीलिए टेंशन हुआ करती थी हुमायूं को। और हुमायूं अच्छी तरीके से जानता था कि यदि खुद चैन से शासन करना है तो मरना जरूरी होगा किसका, शेर खान का। और ये जो शेर खान था ध्यान रखेंगे ये चुनारगढ़ में रहा करता था।
इसीलिए हुमायूं जानता था कि यदि शेर खान को पराजित करना है तो जाकर घेरा डालना होगा, जाकर घेरना होगा किसको? चुनारगढ़ को। इसी उद्देश्य से इन 1532 लिखेंगे हुमायूं अटैक्ड चुनारगढ़। लिखेंगे हुमायूं ने चुनारगढ़ पर आक्रमण किया और चुनारगढ़ का घेरा डाला। हुमायूं ने जाकर चुनारगढ़ पर अटैक किया और चुनारगढ़ का घेरा डाला। लेकिन ध्यान रखेंगे, लंबा समय बीत गया, लगभग 6 महीने बीत गए, लेकिन ना तो हुमायूं अपने सैनिकों के साथ चुनारगढ़ में प्रवेश कर पाया और ना ही शेर खान बाहर निकल कर आया। और जब 6 महीने बीत गए तो ध्यान रखेंगे चुनारगढ़ के किले के अंदर का जो राशन था वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा और टेंशन बढ़ने लगी शेर खान की। इसीलिए शेर खान ने अपने बेटे को एक सेना की टुकड़ी देकर, एक बटालियन देकर हुमायूं की सेवा में भेजा। और ध्यान रखेंगे और हुमायूं के साथ एक झूठी संधि कर ली। हुमायूं तो नेक दिल था, इसीलिए हुमायूं इस संधि से संतुष्ट हो गया और अपनी सेना उठाकर वापस लौट गया आगरा। लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि यह हुमायूं की दूसरी सबसे बड़ी गलती थी। और उधर दूसरी तरफ जो बहादुर शाह था गुजरात का, वो भी अटैक करने की योजना बना रहा था। किस पर? हुमायूं पर। इसके बाद लिखेंगे इन 1535-36 हुमायूं डिफीटेड बहादुर शाह। लिखेंगे 1535-36 ईस्वी में हुमायूं ने बहादुर शाह को भी पराजित किया। और जब 1535-36 ईस्वी में हुमायूं ने बहादुर शाह को पराजित किया तो उसके बाद शेर खान की जो शक्ति थी वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो गई, और भी ज्यादा बढ़ गई, और वो योजना बनाने लगा हुमायूं पर अटैक करने के लिए। लेकिन वहां पर हुमायूं भी परेशान था। इसीलिए हुमायूं ने, जिससे पहले कि शेर खान हुमायूं पर अटैक करता, इन 1538 हुमायूं डिड हिज सेकंड अटैक ऑन चुनारगढ़। हुमायूं ने चुनारगढ़ पर दूसरा आक्रमण किया। इस बार ध्यान रखेंगे कुछ ही दिनों की मशक्कत के बाद अपनी तोपों से चुनारगढ़ के किले की दीवारों को गिरा दिया और अपनी सेना के साथ प्रवेश कर गया चुनारगढ़ के किले में। हुमायूं जीत लिया इसने चुनारगढ़ का किला, लेकिन इस बार वहां पर शेर खान नहीं था। शेर खान वहां से पहले ही फरार हो चुका था। इसीलिए हुमायूं उसका पीछा करते हुए बंगाल की तरफ गया और बंगाल के गौड़ नामक स्थान पर जब हुमायूं पहुंचा तो उसने वहां पर देखा
वहां पे लाशों के ढेर को देखा और वो देखकर ही इसने उसे जन्नताबाद कहा। लेकिन फाइनली स्ट्रेटेजी बनाकर शेर खान ने हुमायूं को आगरा से बंगाल तक बुला लिया, लेकिन फिर भी हुमायूं के हाथ नहीं आया। अब हुमायूं के पास कोई चारा नहीं था सिवाय अपनी हारी थकी सेना को लेकर वापस लौटने के। इसीलिए हुमायूं जब अपनी थकी हुई सेना लेकर वापस लौट रहा था तो रास्ते में बिहार में बक्सर के पास चौसा नामक स्थान पर आप जानते हैं शेर खान अपनी सेना लेकर उसका इंतजार कर रहा था। बस फिर क्या था, दोनों के बीच युद्ध शुरू हुआ। गौर हमारे पास में है। ओके जी, गौर नामक स्थान को ही हुमायूं ने जन्नताबाद कहा था क्योंकि वहां पर लाशों के ढेर देखे थे। जब हुमायूं अपनी थकी हुई सेना को लेकर वापस लौट रहा था तो रास्ते में ही बिहार के बक्सर के पास चौसा नामक स्थान पर लड़ा गया बैटल ऑफ चौसा या चौसा का युद्ध। जो लड़ा गया बिटवीन हुमायूं एंड शेर खान। हुमायूं और शेर खान के बीच लड़ा गया बैटल ऑफ चौसा। और ध्यान रखेंगे, इन दिस बैटल शेर खान डिफीटेड हुमायूं। इस युद्ध में शेर खान ने हुमायूं को पराजित किया एंड ही टुक द टाइटल ऑफ शेर शाह। और इसने शेर शाह की उपाधि धारण कर ली। शेर खान अपने भाले से हुमायूं को मारने ही वाला था कि हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए अपना घोड़ा लेकर नदी में कूद गया। और जब नदी में कूद गया तो डूबने लगा। और जब डूबने लगा तो एक नाविक ने, एक भिश्ती ने जिसका नाम था निजाम, उसने आकर हुमायूं को डूबने से बचाया और अपनी नाव में बिठाकर उसे नदी पार कराकर उसे वहां से फरार कर दिया। हुमायूं की जान बचाई एक भिश्ती ने, एक नाविक ने जिसका नाम था निजाम, और हुमायूं को वहां से फरार कर दिया। और ध्यान रखेंगे, जब हुमायूं अपनी जान बचाकर वापस लौटा और जब अगले दिन अपने सिंहासन पर बैठा तो सिंहासन पर खुद नहीं बैठा, उसने उसी नावक, उसी भिश्ती को बुलाया और उसे सम्मान देने के लिए एक दिन का बादशाह बनाया और एक दिन के लिए अपने सिंहासन पर बिठाया। ध्यान रखेंगे, यही निजाम क्या बना, एक दिन का बादशाह। हुमायूं ने इसे एक दिन के लिए अपने सिंहासन पर बिठाया था और इसे एक दिन का बादशाह बनाया था। और जब ये एक दिन का बादशाह बना तो एक दिन का बादशाह बनकर ही इसने क्या चलवाए, लेदर कॉइन्स, चमड़े के सिक्के। तो आप जानते हैं हुमायूं ही वो मुगल बादशाह है जिसके शासनकाल में चमड़े के सिक्के चलवाए गए थे, लेदर कॉइन्स।
लेकिन उधर शेर खान डिसाइड कर चुका था कि वो हुमायूं को पराजित करेगा और हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर भगाएगा। अगले ही साल 1540 ईस्वी में लड़ा गया निर्णायक युद्ध जो कहलाता है बैटल ऑफ बिलग्राम या बैटल ऑफ कन्नौज। अगले साल लड़ा गया बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। और लिख लीजिएगा इन दिस बैटल, लिखेंगे इन दिस बैटल शेर खान डिफीटेड हुमायूं, शेर खान डिफीटेड हुमायूं एंड फाउंडेड सूरी डायनेस्टी इन इंडिया। इसी युद्ध में शेर खान ने हुमायूं को पराजित करके, इसी युद्ध में शेर खान ने हुमायूं को पराजित करके भारत में सूर वंश की स्थापना की। इन दिस बैटल शेर खान डिफीटेड हुमायूं एंड फाउंडेड सूरी डायनेस्टी इन इंडिया। इसी युद्ध में हुमायूं ने, इसी युद्ध में शेर खान ने हुमायूं को पराजित करके भारत में सूर वंश की स्थापना की। और आप जानते हैं यही शेर खान क्या बन गया, शेर शाह सूरी बन गया। लेकिन यहां पर हुमायूं ने क्या किया, सबसे पहले लिखेंगे इन 1541, 1541 ईस्वी में हुमायूं गॉट मैरिड विद हामिदा बानो बेगम। पंद्रह सौ इकतालीस ईस्वी में हुमायूं ने हामिदा बानो बेगम के साथ विवाह किया। हुमायूं का सबसे छोटा भाई हिंदाल हुआ करता था और हिंदाल के ही गुरु की पुत्री हुआ करती थी हामिदा बानो बेगम, जिससे विवाह किया था हुमायूं ने। हुमायूं गॉट मैरिड विद हामिदा बानो बेगम इन 1541। शेर शाह सूरी से हार चुका था, पराजित हो चुका था और इसे रहने के लिए आसरा चाहिए था, शरण चाहिए थी। हुमायूं का एक दोस्त हुआ करता था, हुमायूं का एक मित्र हुआ करता था जो राजस्थान में अमरकोट नामक स्थान का शासक हुआ करता था। इसका नाम था राजा वीरसाल। इसीलिए हुमायूं राजा वीरसाल से ही मदद मांगने के लिए गया। लिखेंगे ही वेंट टू किंग वीरसाल ऑफ अमरकोट राजस्थान। इसके बाद इसके बाद हुमायूं अपने मित्र इसके बाद हुमायूं अपने मित्र अमरकोट के राजा वीरसाल की शरण में गया। ध्यान रखेंगे राजस्थान का अमरकोट नामक स्थान भी इंपॉर्टेंट है, फेमस है, और राजा वीरसाल का महल भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर अगले ही साल 15 अक्टूबर सन 1542 को अकबर का जन्म हुआ। यहीं पर जन्म हुआ हमीदा बानो बेगम की ही गर्भ से अकबर का। और आप जानते हैं जिसका नाम रखा गया बदरुद्दीन। यदि आपसे पूछें अकबर के बचपन का नाम क्या था तो ध्यान रखेंगे इसके बचपन का नाम रखा गया था बदरुद्दीन।
इसके बाद लिखेंगे आफ्टर दैट हुमायूं वेंट टू गुरु अंगद देव टू टेक हिज ब्लेसिंग्स। इसके बाद हुमायूं गुरु अंगद देव से आशीर्वाद लेने गया। और आप जानते हैं गुरु अंगद देव वॉज सेकंड गुरु ऑफ सिक्स। सिखों के दूसरे गुरु ही कौन माने जाते हैं? गुरु अंगद देव माने जाते हैं। और ध्यान रखेंगे गुरु अंगद देव से ही आशीर्वाद लेने गया था हुमायूं। गुरु अंगद देव ने हुमायूं को आशीर्वाद दिया और गुरु अंगद देव से ही आशीर्वाद लेकर फाइनली हुमायूं डिसाइडेड कि जिस मुगल साम्राज्य की स्थापना उसके पिता बाबर ने की थी, अब वो फिर से उस मुगल साम्राज्य की स्थापना करेगा और जितनी भी लाइफ में अभी तक गलतियां की हैं उन सबको करेक्ट भी करेगा। फाइनली हुमायूं बढ़ा अफगानिस्तान की तरफ और सबसे पहले लिखेंगे इन 1545 1545 ईस्वी में हुमायूं कॉन्कर्ड काबुल एंड कंधार। लिखिए इन 1545 हुमायूं कॉन्कर्ड काबुल एंड कंधार। पंद्रह सौ 1545 ईस्वी में हुमायूं ने काबुल और कंधार पर अधिकार किया। काबुल को अपनी राजधानी बनाकर इसने शासन करना शुरू किया और यहीं पर हुमायूं का सेनापति आर्मी चीफ बना बैरम खान। वही बैरम खान जो आगे चलकर अकबर का क्या बनेगा? गार्जियन बनेगा। हुमायूं इस बारी कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता था, इसीलिए हुमायूं डिसाइडेड कि वो काबुल में ही इंतजार करेगा। अपनी सेना को संगठित करेगा, मजबूत करेगा और जैसे ही हिंदुस्तान में सूरी डायनेस्टी कमजोर होगी तो वो हिंदुस्तान की तरफ रुख करना शुरू करेगा। लंबे समय तक हुमायूं ने काबुल में ही इंतजार किया और फाइनली इसने बढ़ना शुरू किया हिंदुस्तान की तरफ 1554 में, जब सबसे पहले अधिकार किया जाकर पेशावर पर। उसके बाद 1555 ईस्वी में ही कॉन्कर्ड लाहौर। 1555 में इसने लाहौर पर अधिकार किया और जैसे ही इसने लाहौर क्रॉस किया तो आप जानते हैं ये पहुंच चुका था कहां पर? पंजाब। वहीं पर 1555 ईस्वी में लड़ा गया एक प्रसिद्ध युद्ध जो कहलाता है बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा। मच्छीवाड़ा का युद्ध जो लड़ा गया हुमायूं और पंजाब के दो सूबेदारों के बीच, जिनके नाम थे नसीब खान और तातार खान। इस युद्ध में हुमायूं डिफीटेड नसीब खान एंड तातार खान। इसके बाद पंजाब के लुधियाना के समीप सरहिंद नामक स्थान पर निर्णायक युद्ध लड़ा गया जो कहलाता है बैटल ऑफ सरहिंद। या सरहिंद का युद्ध जो लड़ा गया हुमायूं और सूरी डायनेस्टी के आखिरी शासक के बीच, जिसका नाम था सिकंदर सूरी। हुमायूं और सिकंदर सूरी के बीच लड़ा गया बैटल ऑफ सरहिंद। लिख लीजिएगा इन दिस बैटल हुमायूं डिफीटेड सिकंदर सूरी एंड फाउंडेड मुगल डायनेस्टी अगेन।
इस युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित कर पुनः मुगल वंश की स्थापना की। इस युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित कर पुनः मुगल वंश की स्थापना की। लेकिन ज्यादा लंबे समय तक शासन नहीं कर पाया हुमायूं, कुछ ही महीनों तक शासन कर पाया। वही हुमायूं ने कभी दिल्ली में एक नगर बसाया था जिसे दीन पन्हा कहा जाता था, और इसी दीन पन्हा पर अधिकार करके शेरशाह सूरी ने यहीं पर ओल्ड फोर्ट या पुराने किले का निर्माण करवाया था। और यहीं पर एक लाइब्रेरी हुआ करती थी, एक पुस्तकालय हुआ करता था जिसे शेर मंडल कहा जाता था। ध्यान रखेंगे, 1556 ईस्वी में जब हुमायूं इसी पुस्तकालय की छत पर शाम की नमाज पढ़कर नीचे उतर रहा था तो सीढ़ियों से पांव फिसले, और ध्यान रखेंगे इसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से नीचे गिर जाने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। लिख लीजिएगा, इन 1556 In 1556, Humayun died by falling from the stairs of his library in Delhi. 1556 में अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से नीचे गिर जाने के कारण दिल्ली में हुमायूं की मृत्यु हुई। और ध्यान रखेंगे, क्योंकि हुमायूं दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया का बहुत बड़ा फॉलोअर था, इसीलिए इसकी अंतिम इच्छा थी कि इसके मरने के बाद इसे हजरत निजामुद्दीन औलिया की ही कब्र के पास में दफनाया जाए। यही कारण है कि जहां पर दिल्ली में है दरगाह हजरत निजामुद्दीन, बस उसी के सामने बना है हुमायूंस टॉम्ब, हुमायूं का मकबरा। तो ध्यान रखेंगे, हुमायूंस टॉम्ब इज इन दिल्ली, दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा, जिसे बनवाया हुमायूं की ही एक पत्नी ने जिसका नाम था हाजी बेगम। हाजी बेगम ने बनवाया था हुमायूं का मकबरा या हुमायूंस टॉम्ब।
लिखिए बायोग्राफी। बायोग्राफी ऑफ हुमायूं इज हुमायूंनामा। हुमायूं की जीवनी का नाम है हुमायूंनामा, जिसे इसकी बहन ने लिखा था, जिसका नाम था गुलबदन बेगम। कल भी आपको बताया था, हुमायूंनामा को लिखा था गुलबदन बेगम ने, जो हुमायूं की सिस्टर थे। इसके अलावा ध्यान रखेंगे कुछ और मिसलीनियस क्वेश्चंस जो हुमायूं से बनते हैं। आपसे पूछेंगे कि बताइए वो कौन सा मुगल बादशाह था जो ज्योतिष के हिसाब से अलग अलग दिन अलग अलग रंग की पोशाकें पहना करता था। ही वॉज हुमायूं। या फिर आपसे पूछेंगे कि बताइए अफीम का आदि मुगल बादशाह किसे कहा जाता है, वो भी कौन था, हुमायूं। चलिए यहां पर हुमायूं समाप्त होता है। आज की कहानी को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। डिस्टरबेंस बहुत हो रही है यार, फोन पे फोन, मैसेज पे मैसेज, बस लगातार रात से यही चल रहा है। आप लोगों के प्यार है ना और मोहब्बत की बदौलत। तो कल आपसे मुलाकात करेंगे। कल शेरशाह सूरी, उसके उत्तराधिकारियों के बारे में पढ़ेंगे और फिर शुरू करेंगे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। टारगेट ये है इस हफ्ते में मुगल साम्राज्य समाप्त कर लेंगे। कल थर्सडे है, फिर फ्राइडे है और सैटरडे को रखेंगे लंबी क्लास, ताकि सैटरडे तक आपकी मुगल डायनेस्टी क्या कर दी जाए, समाप्त कर दी जाए, ताकि राहत मिले हिस्ट्री स्पेशल 13 के स्टूडेंट्स को। तो सैटरडे तक हम मुगल साम्राज्य 1707 ईस्वी तक समाप्त कर लेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। शुक्रिया शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों के इतने प्यारे भरे विशेष का। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल और मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।